हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हमने इसमें ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा फर्स्ट चैप्टर को तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, उससे क्या होगा, आपको रिसोर्सेज के बारे में समझ में आ जाएगा कि रिसोर्सेज क्या होती है। वैसे सिलेबस में इस साल के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर नहीं है, बट आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आप रिसोर्सेज के बारे में समझोगे कि रिसोर्सेज क्या होती है। इससे आसानी हो जाएगी चैप्टर नंबर 2 को समझने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर चैप्टर नंबर 1 भी एक ओवरऑल मतलब ओवरव्यू ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि तंजानिया मतलब अफ्रीका, तंजानिया मतलब अफ्रीका में है ये। एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। She has to walk a long way and return after a few hours। अब वो क्या है, वो उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, बकरी। ठीक है बच्चों, तो इसके उपरांत वे घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती हैं और अपने भाइयों की बकरी की देखभाल में भी मदद करती है। All her family's owns is a piece of rocky land around their small hut। अब ये इसमें क्या है कि इसमें उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। स्मॉल हट मतलब छोटी सी झोपड़ी। Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard। This is not enough to feed their family for the whole year। अब इसमें क्या बोला गया बच्चों, माम्बा के पिता कठिन परीक्षण के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं। मतलब मेज एंड बीन्स। ठीक है बच्चों, उगा सकते हैं, फिर भी ये उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द sheep rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory। ठीक है बच्चों, प्रोसेसिंग वूल फैक्ट्री। अब यहाँ पर बोला गया है कि पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है जहां उसका परिवार ऊन परिक्रमण करने का कारखाना चलाता है। ठीक है बच्चों, every day when they return from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep। Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance। It is managed in a scientific way using the latest technology। Peter's family also grow vegetables through organic farming। अब इसमें क्या लिखा है वो बच्चों कि प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। कौन बच्चों, पीटर। उनका भेड़ों का बड़ा सा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये लगे हुए हैं, घास के मैदान पर स्थित है ये। आगे हमें इसमें क्या लिखा हुआ है, इट्स मैनेज टू साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल थ्रो ऑर्गेनिक फार्मिंग। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिक मतलब बच्चों टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिक का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता है। आगे बढ़ते हैं। Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives। This difference is because of the difference in the quality of land, soil,
वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. अब बच्चों यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि माम्बा, हमने माम्बा के बारे में कहानी पढ़ी, वो जो अफ्रीका में थी, और पीटर जो न्यूजीलैंड में था. माम्बा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं. ठीक है बच्चों, और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है, बहुत ही अंतर है, डिफरेंट है. ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लैंड, ये भिन्नता क्यों पाई जाती है? जैसे कि क्वालिटी ऑफ लैंड हो गई, वहाँ की ज़मीनें अलग है और इस जगह की ज़मीनें अलग है. मतलब अफ्रीका की जो ज़मीन है वो अलग है, लैंड अलग है, और न्यूजीलैंड की अलग है. सॉइल अलग है, वाटर थोड़ा में डिफरेंस है, वहाँ पर वाटर की कमी है अफ्रीका में, बट न्यूजीलैंड में इतनी कमी नहीं है. नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, ये सारे भी देखा जाता है. और टेक्नोलॉजी तो इम्पोर्टेंट है बच्चों. ठीक है, टेक्नोलॉजी, ये इन सब की क्या है बच्चों, भिन्नता पाई जाती है, उपयोग की भिन्नता भी कारण इनका बनता है. द एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. अब इसमें क्या है, इन स्थानों को एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता भी होती है. तो इसीलिए जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्सेज, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है सेकंड चैप्टर के कंपेयर से. ठीक है बच्चों, तो अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से आ जाता है, रिसोर्सेज क्या होती है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज क्या है, यूजेस क्या है, यूटिलिटी क्या है, वैल्यू क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, वो सब पता चल जाता है, तो सेकंड चैप्टर आपके लिए इजी बन जाता है. ठीक है बच्चों, आप उसको ओवरव्यू देख लीजिएगा, उसके क्वेश्चन आंसर नहीं करने, बस आपको पढ़ लेना है. ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ते हैं लैंड के बारे में. लैंड भी हमारा क्या है बच्चों, रिसोर्स का ही एक पार्ट है. लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि मतलब लैंड का मतलब क्या होता है, भूमि. अब भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल होती है. ये नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है. रिसोर्सेज का मतलब संसाधन. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30%, कितना बच्चों, 30%, 30% भाग भूमि है. यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य भी नहीं है. ठीक है बच्चों, the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है. द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज ससेप्टिबल टू वाटर. आगे करते हैं. Logging desert areas, thick forest areas are normally sparsely populated or uninhabited. Plains and rivers valley offer suitable land for agriculture. Hence, these are the densely populated areas of the world. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि जैसे कि ऊबड़ खावर हो गया, स्थल कार्तियाँ, पर्वतों के तीव्र ढाल, जल आक्रांत, संभावती निम्न क्षेत्र. अब जैसे कि हमारे हो गए मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं. उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है. अब ज़्यादातर देखो जैसे कि प्लेन्स हो गया और रिवर्स वैली हो गया, वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है. ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल लैंड्स है. वहाँ पर ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो रिवर्स के पास एग्रीकल्चर करते हैं. ठीक है बच्चों, इसीलिए ये स्थान विश्व के संघन बसे क्षेत्र भी होते हैं. हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लैंड यूज. लैंड का मतलब क्या होता है बच्चों, भूमि, और यूज का मतलब क्या होता है, उपयोग करना. लैंड यूज मतलब भूमि उपयोग. लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज. दिस इज अ कॉमनली टर्म एज लैंड यूज. लैंड यूज का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि
भूमि, पहले सबसे पहले लैंड का मतलब क्या है, भूमि। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि के लिए मतलब एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए मतलब वानिकी के लिए, मतलब जो जानवरों वानवरों को पालते जहाँ पर, फॉरेस्ट्री, और माइनिंग के लिए भी, माइनिंग मतलब खनन करने के लिए, बिल्डिंग हाउसेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, और सेटअप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज भी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पहले इंडस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, उद्योग। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, इसीलिए इसे भूमि उपयोग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, भूमि उपयोग। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वे इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? क्या आप मामवा और पीटर के परिवार के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो जरूर आप बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आगे पढ़ते हैं। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern। तो मतलब बच्चों इसमें ये बोला गया कि भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, भौतिक कारकों मतलब फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा, जैसे कि स्थल आकृति, जैसे कि स्थल आकृति टोपोग्राफी, स्थल आकृति, मृदा सॉइल, क्लाइमेट जलवायु, एवं मिनरल्स, मिनरल्स मतलब बच्चों होता है यहाँ पर खनिज, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब जल की उपलब्धता, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, और प्रौद्योगिक मतलब बच्चों टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिक भी भूमि उपयोग के प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। आगे बढ़ते हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप as private land and a community land. Private land is owned by individually, whereas community land is owned by community for common use like collection of fodder, fruit, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources। अब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि अब स्वामित्व मतलब जैसे कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा गया है, ठीक है बच्चों। भूमि को किस में बांटा गया है, एक तो प्राइवेट लैंड में बांटा गया और एक कम्युनिटी लैंड में बांटा गया है। प्राइवेट मतलब निजी भूमि, और कम्युनिटी लैंड का मतलब है सामुदायिक भूमि, ठीक है बच्चों। अब प्राइवेट लैंड क्या है, प्राइवेट लैंड मतलब निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे कि चारा, फलों, नट या औषधियाँ बूटियाँ मतलब मेडिसिन हब्स को एकत्र करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी हम इसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब है प्राइवेट लैंड का मतलब जो हमारी जमीन है, खुद की जमीन है, एक छोटी सी जमीन है, प्राइवेट लैंड होगी, उस पर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, हमारा प्राइवेट लैंड है। कम्युनिटी लैंड है मतलब सबका ही है, समुदाय का, पूरा समुदाय का लोग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला है कि जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता क्या है बच्चों, सीमित है, लिमिटेड है। कितनी थी बच्चों, 30% थी, हमने पढ़ा 30% थी लैंड, हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्वालिटी ऑफ लैंड मतलब स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में भी अंतर होता है, मतलब हर एक जगह पर अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है, लैंड पाई जाता है। पीपल स्टार्टेड एनरोचिंग encroaching the common lands to build up commercially areas, housing complexes in the urban areas and to expand the agricultural land in the rural areas। अब बच्चों इसमें ये क्या बोला हुआ है कि लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत स्टेप्स करना शुरू कर दिया है, लैंड कर दिया है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चर चेंजेस इन आवर सोसाइटी।
आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि पहले जो हमारी जो लैंड थी और आज की जो लैंड है बहुत ही अंतर आ गया है। पहले लैंड क्या थी, सिर्फ मिट्टी मिट्टी हुआ करती थी। अब की जो लैंड है उस पर सीमेंट कंकड़ से बनी गई है ये, ठीक है। इस पहले जो मिट्टी थी हमारी बहुत ही अलग थी और आज की जो मिट्टी है बहुत ही अलग है। हमें इसमें देख सकते हैं, चेंजेस देख सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण जैसे कि भूसंकलन मतलब लैंडस्लाइड, मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो इस चित्र में देखो कि पहले जो हमारी लैंड थी किस प्रकार थी, अब हमारा लैंड कैसे हो गया। पहले देखो यहाँ पर खेती बाड़ी होती थी, झोपड़ी छोटे छोटे होते थे और सभी लोग खेती बाड़ी करने के लिए जाते थे। सबके पास भेड़ बकरियाँ होती थी। अब फिर दूसरे चीज़ में देखो सबके पास ट्रैक्टर आने लग गए, पक्के मकान बनने लग गए और सभी के पहले झोपड़ी बनी हुई थी, अब धीरे धीरे क्या बनने लगे, पक्के मकान बनने लगे। अब इस तीसरे में देखो कि सबके पास गाड़ियाँ आने लगी और भी पक्के मकान बनने लगे और बड़े बड़े बनने लगे और जो खेती बाड़ी थी वो हट गया है और जो सड़कें हैं वो पक्की सड़कें भी बन गई। पहले कच्ची सड़क थी, अब पक्की सड़क बन गई। अब चौथे पीरियड में देखो कि इसमें क्या हो रहा है कि लैंड बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, अलग हो रहा है समय समय पर। अब इसमें देखो कि जो यहाँ पर खेती होती थी वहाँ पर क्या बना दिया, पार्क बना दिया और वहाँ पर झूले वूले लगा दिए, बड़े बड़े सड़कें मतलब पक्की सड़कें बना दी, बड़े बड़े ट्रक आ गए, बड़े बड़े क्या बन गए बच्चों, इमारतें मतलब बिल्डिंग्स बन गई हैं। ठीक है बच्चों, जो पहला और ये चौथा इसमें देखो कितना अंतर आ चुका है। तो यही चीज़ है कि हमारा जो लैंड है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, मतलब चेंजेस हो रहा है, इसमें लैंड में भी चेंजेस हो रहे हैं। चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। अगर हम देखो इसमें क्या लिखा है, भूमि उपयोग में समय के अनुसार क्या होता रहता है बच्चों, परिवर्तन होता रहता है। आगे पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स क्या है बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण करना, संरक्षण। और लैंड रिसोर्स तो बताया बच्चों भूमि संसाधन। तो भूमि संसाधन का संरक्षण। अब संरक्षण को क्या है इसमें समझते हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड एंड हैज क्रिएटेड टू अ फियर ऑफ लूजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। मतलब उसको काटा जा रहा है, खराब करा जा रहा है अपनी यूजेस के लिए। लोगों की जो डिमांड है अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम इन्वायरमेंट को क्या करते हैं बच्चों, अहास करते हैं, हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है बच्चों, नुकसान पहुंचाते हैं। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticide and fertilizers, and check on overgrazing are some of the common method used to conserve land resources. मतलब बच्चों इसमें यही बोला है कि इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। हमें जो भी जैसे कि डिग्रेडेशन हो रहा है, पेड़ को ज़्यादा स्तरों पर काटा जा रहा है तो उसको रोक देना चाहिए। लैंड को भी हमें बचाना चाहिए, माइनिंग ज़्यादा हो रही है तो उसे भी रोक देना चाहिए। ठीक है बच्चों, वन रोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और भूमि उधार लैंड रिक्लेमेशन भी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके भी हैं। जैसे कि केमिकल का यूज होता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का होता है, फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। इससे क्या होती है, लैंड की जो फर्टिलिटी होती है, जो लैंड की जो भी फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है और लैंड क्या हो जाता है, हमारा खराब हो जाता है, लैंड रिसोर्स हमारा खराब हो जाता है। इसलिए केमिकल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और ओवर ग्रेजिंग पर भी रोक लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े स्तर पर।
ओवरग्रेजिंग पर भी रोक आदि लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इससे क्या होगा कि हमारा जो लैंड रिसोर्स है वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर ये कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स अच्छे से समझ में आ गया हो और लैंड यूज अच्छे से समझ में आ गया हो तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना आज की वीडियो के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, इज कॉल्ड सॉइल। अब सॉइल का मतलब क्या हुआ? मृदा। हिंदी में बोला जाए तो मृदा किसे हम मृदा कहते हैं। पृथ्वी की पृष्ठ पर, पृथ्वी की पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। ठीक है, मतलब जो सबसे पहली जो लेयर होती है, थिन लेयर जो होती है बच्चों, उसी चीज को हम क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। ठीक है, ग्रेनी सब्सटेंस, थिन लेयर, जिसे हम क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लोजली लिंक टू लैंड। ये किससे मतलब लिंक्ड है, किससे जुड़ा हुआ है? ये भूमि से निकटता जुड़ा हुआ है। लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, फाउंड ऑन द अर्थ। अब मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। किस किस चीज़ों से होता है बच्चों? सॉइल बनता कैसे है? ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स, रॉक से, मिनरल से और ऑर्गेनिक मैटर से ये हमारा सॉइल्स बनता है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। किसके वजह से बताओ? देखो, दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। जब वेदरिंग होती रहती है, वेदरिंग क्या है अभी समझाते हैं, वेदरिंग क्या होती है। ठीक है बच्चों, अभी आगे क्या लिखा है? द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। खनिजों तथा जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ठीक है बच्चों, अभी समझाते हैं वेदरिंग क्या होता है। बॉक्स में लिखा हुआ है वेदरिंग, अब यहाँ पे लिखा है वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रोस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पर बच्चों ये वेदरिंग का मतलब होता है हिंदी में अपक्षय, अपक्षय। ठीक है बच्चों, तो इसमें वेदरिंग का मतलब क्या है? तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावर्ती शैलों का टूटना और क्षय होना, इसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? वेदरिंग कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, देखो, डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर के द्वारा, चेंजेस होना, फ्रोस्ट एक्शन होना, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये हो जाए तो इसे हम कहेंगे क्या? वेदरिंग कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बच्चों क्या है? फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस क्या होता है? सबसे पहले ये डायग्राम को समझते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या है? सॉइल प्रोफाइल सबसे पहला टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। जो हमारा टॉप सॉइल होता है ये वाला बच्चों, तो इसमें क्या पाया जाता है? हमारा ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा इसमें पाई जाती है। अब ये वाला जो सेकंड पार्ट हमारा सब सॉइल विद सैंड, सेल्ट एंड क्ले। इसमें क्या क्या पाया जाता है? बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा भी पाई जाती है। थर्ड हमारा वेदर रॉक मटेरियल। इसमें अपेक्षिता चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब इसमें अपेक्षिता छोटे छोटे जो कंकर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, पेबल्स। पेरेंट रॉक कौन से होते हैं बच्चों? जनक चट्टाने, जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं, बड़े बड़े पत्थर, वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। The major factor of soil formation are the nature of the parent rock and climatic factor. climatic factor. अब इसमें बच्चों ये बोला गया कि मृदा निर्माण के मतलब फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? मृदा निर्माण के कारक।
अब इस लाइन में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा होता कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक होते हैं। कौन होते हैं? एक तो पेरेंट रॉक होते हैं और एक हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल को बनाते हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इसमें क्या लिखा है बच्चों कि मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थल आकृतियां हो सकती हैं, स्थल आकृतियां, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, कितना समय उसमें लगा। अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न होते हैं ये। ठीक है बच्चों, अब इसमें पढ़ते हैं सॉइल में सबसे पहले हमारा पेरेंट रॉक, रिलीफ, फ्लोरा एंड फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट एंड टाइम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेरेंट रॉक क्या है। ये सॉइल के क्या है बच्चों? फैक्टर्स है सॉइल फॉर्मेशन के। तो सबसे पहले हमारा पेरेंट रॉक पढ़ते हैं। पेरेंट रॉक किसे कहते हैं? पेरेंट रॉक जो हमने अभी ऊपर पिक्चर्स में देखा था बच्चों कि इस चीज़ को पेरेंट रॉक, इस चीज़ को हम कहते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पेरेंट रॉक डिटरमाइन कलर, टेक्सचर्स, केमिकल्स, प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, कंटेंट, परमेबिलिटी। मतलब बच्चों इसमें बोला है कि जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित ये करती है। मतलब इसका कलर कौन सा है, इसका टेक्सचर क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसका मिनरल्स क्या है, इसका कंटेंट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पेरेंट रॉक में बताई जाती है। अगला हमारा है रिलीफ एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। मतलब ऊंचा वच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित ये करती है, रिलीफ करती है। मतलब जैसे कि पहाड़ जैसे स्लोप होती है ना, उस चीज़ में यहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल होती है। इसमें एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमिनेशन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ऊंचा वच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। अगला बच्चों हमारा है फ्लोरा, फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला है कि वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को क्या करते हैं बच्चों? प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगला हमारा क्या बच्चों? टाइम, समय। तो समय डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। मतलब समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जितना समय लगेगा उतनी थिकनेस, ये सब होता है, फैक्टर्स होते हैं इसके टाइम में भी। क्लाइमेट, अगला हमारा क्लाइमेट है। टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। इसमें बच्चों बोला गया कि क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्ष और ह्यूमस निर्माण की दर को ये क्या करता है बच्चों? प्रभावित करता है। क्या? सॉइल। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल, ये हमारे फॉर्मेशन थे ये सारे। ठीक है बच्चों, ये पेपर में आ सकता है कि फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या होती है, उसके बारे में लिखिए। ठीक है, तो पेरेंट्स रॉक, रिलीफ, फ्लोरा एंड फाउना, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, टाइम एंड क्लाइमेट के बारे में ये आ सकता है पेपर में। तो जरूर बच्चों इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और जरूर इसको याद भी कर लेना। ठीक है बच्चों, और पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा। और समझ में आ जाए तो बिल्कुल फीडबैक जरूर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, ये है इसका मतलब। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? मृदा अपरदन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। डिग्रेडेशन का मतलब बच्चों निम्नीकरण। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग,
ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि बच्चों मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन हो जाते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो जाते हैं, और अतिचारण ओवर ग्रेजिंग हो जाती है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग हो गया, रेन वॉश हो गया मतलब वर्षा दोहन, लैंडस्लाइड भूस्खलन, और फ्लड मतलब बाढ़। ये सारी चीज़ों से हमारा क्या हो जाता है बच्चों, निम्नीकरण हो जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हो जाता है। इसके फैक्टर्स ये सारे। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब इसमें लिखा है कि मृदा संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, संरक्षण। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार दे रखी है। तो सबसे पहला जो मेथड हमें दे रखा है मल्चिंग। हमारा जो पहला मेथड है क्या है बच्चों, मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. इसमें बच्चों इसको हिंदी में मल्च बनाना, मतलब मल्च बनाना कहते हैं इसे। पौधों के बीच अनावर्ती भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है, जो इसका जो मॉइस्चर है वो कैसा रहता है बच्चों, रुकी हुई रहती है। तो ये हेल्प करता है, इसको हम कहते हैं मल्चिंग। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हमारा कॉन्टोर बैरियर्स। कॉन्टोर बैरियर्स, अब बच्चों इसमें कॉन्टोर बैरियर्स में क्या है, इसमें स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स। ट्रांचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। इसमें इसकी हिंदी क्या होती है, कॉन्टोर बैरियर्स का समोच्च रेखीय रोधिकाएं। बैरियर का मतलब रोधिकाएं और कॉन्टोर का मतलब समोच्च रेखीय। तो इसका यहाँ पर जो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। मतलब एक तरह का बैरियर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है, स्टोन्स का, ग्रास का और सॉइल का भी। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती है, पानी को एकत्र करने के लिए, मतलब कलेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। आगे हमारा है रॉक डैम। अगला हमारा कौन सा बच्चों, रॉक डैम। रॉक डैम का मतलब क्या हुआ बच्चों, चट्टान बांध। रॉक आर पेल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। दिस प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। इसका मतलब है कि ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं, और ये नालियाँ मतलब नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं टेरेस फार्मिंग। अगला हमारा बच्चों क्या है, टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है, आगे पढ़ते हैं इसमें। मतलब इसमें जो हमारा टेरेस फार्मिंग है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये जुताई होती है। टेरेस फार्मिंग मतलब समोच्च रेखाएं जुताई, समोच्च रेखीय जुताई। ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस are made on the steep slopes so that the flat surface are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. इसका मतलब बच्चों यहाँ पर है कि एक पहाड़ी, एक यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉड फ्लैट स्टेप टू टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स एंड सो डैट द फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर चौड़े समतल, मतलब इसका टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर वैदिक फार्म। टेरेस का मतलब होता है वैदिक फार्म क्या मतलब होता है इसका, टेरेस फार्मिंग का मतलब वैदिक फार्म। अब यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा था, चौड़े समतल सोपान अथवा वैदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठ प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। जैसे कि इस प्रकार से ये चित्र बना रखा है टेरेस फार्मिंग का, सेम इस तरह इस पहाड़ों पर ऐसा बनाया जाता है स्लोप फिगर पर, जैसे कि यहाँ पर खेती बाड़ी होती रहती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। टेरेस फार्मिंग हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। अगला कौन सा बच्चों, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है बीज की फसल उगाना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज and are sown at different times to protect the soil from rain wash. इसका मतलब है कि वर्षा मतलब जो वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए
अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। एकांतर कतारों में उगाई जाती है, ये इंटरक्रॉपिंग हमारी कहलाती है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा कॉन्टोर प्लफिंग है। कॉन्टोर प्लफिंग का मतलब होता है जुताई, कॉन्टोर का मतलब होता है समोच्च रेखीय। प्लफिंग पैरेलल टू द contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। तो इसका आप चित्र देख सकते हो, जैसे कि इस प्रकार से ये चित्र बनाया हुआ है, कॉन्टोर प्लफिंग का है। इसी प्रकार से इस पर खेती बाड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे कि एक पहाड़ी है, उसकी ढाल पर समोच्च रेखाएं बना दी जाती है, कॉन्टोर हमारी लाइनें बना देती है पैरेलल टू द कॉन्टोर ऑफ अ हिल स्लोप। मतलब कॉन्टोर से एक समोच्च रेखाएं समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते हुए जल को, नीचे यहाँ पर दे रखा है, नीचे बहते हुए जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हमारा शेल्टर बेल्ट्स। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो इसका सिंपल सा शेल्टर बेल्ट्स का मतलब होता है रक्षक मेखलाए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। सेम चीज इस प्रकार से यहाँ पर कतारों में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, जो हैवी जो विंड चलती है उनसे क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो उस सॉइल इरोजन को बचाए रखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं शेल्टर बेल्ट्स का। ठीक है बच्चों, या आप ज़्यादातर तटीय मतलब कोस्टल एरिया में ज़्यादा इसको दिखाई देता है, ये कोस्टल एरियाज में और ड्राई रीजन में। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर्स, रॉक डैम्स, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टूर प्लफिंग एंड शेल्टर बेल्ट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से पॉज करके दोबारा से बैक करके आप ज़रूर वीडियो को देखो, तो ज़रूर समझ में आपको आ जाएगा। तो आज हम समझेंगे वाटर के बारे में। वाटर से तो आप परिचित ही होंगे। वाटर हमारी जीवन की एक सबसे महत्वपूर्ण एक तरह का हमारा है। ठीक है, महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, वाटर के बारे में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर का मतलब जल। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से क्या हो बच्चों, ढका हुआ है। मतलब 3/4 मतलब हो गया 75%। हमारे मतलब ये जो अर्थ है 75% पानी है, सिर्फ 25% क्या है बच्चों, लैंड है। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वाटर प्लैनेट कहते हैं। मतलब इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जल ग्रह कहना उपयुक्त होगा, इसलिए हम इसको जल ग्रह भी कहते हैं या वाटर प्लैनेट इंग्लिश में। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है बच्चों, इवन टुडे द ओशन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो मतलब बच्चों इसमें यह लिखा है कि यद्यपि आज भी महासागर
पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं, ठीक है। द ओशन वाटर इज हाउएवर सैलिन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि अब इसमें ये चीज़ लिखी हुई थी ऊपर वाली लाइनों में कि ये जो हमारी विविध प्रकार की पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं, ये क्या हमारे प्लांट एंड एनिमल लाइफ, यही जो ओशंस होते हैं यही प्लांट एंड एनिमल को लाइफ को मदद करते हैं। तो आगे भी क्या लिखा है इसके बारे में ओशन वाटर में कि महासागरों का जो जल लवणीय होता है, मतलब कौन सा होता है बच्चों, सैलीन होता है, मतलब वो जो समुद्री पानी है आप उसको पी नहीं सकते, बहुत ही नमकीन होता है वो, ठीक है बच्चों, उसको पीना भी संभव नहीं है। तो आगे इसमें क्या लिखा है, और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त तो बिल्कुल भी नहीं है, यह लिखा बच्चों नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, तो ह्यूमन के कंजप्शन के लिए वो पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। अब इसमें क्या लिखा है, अलवण जल केवल 2.7% ही है, मतलब आपको पीने वाला पानी को योग्य सिर्फ कितना है बच्चों, 2.7% ही हमारा जो हम पानी पी सकते हैं, इतना ही परसेंटेज है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन। तो बच्चों इसमें क्या लिखा है कि इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर inaccessible, only 1% of the fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as a water vapor in the atmosphere. तो बच्चों इसमें ये लिखा हुआ है कि अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। तो ये जो परिस्थिति है ये जो है ये मनुष्य की पहुंच के क्या है बच्चों, बाहर है, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या लिखा हुआ इसमें, केवल 1%, मतलब ओनली 1%, सिर्फ केवल 1% अलवण जल मतलब फ्रेश वाटर जल मतलब फ्रेश वाटर उपलब्ध है, ठीक है बच्चों। और वह मानव उपभोग के लिए क्या है बच्चों, उपयोग है, मतलब वो ह्यूमन के लिए यूजेबल है। तो आगे बढ़ते हैं। ये भौम जल मतलब जो ग्राउंड वाटर हो गया, या नदियाँ हो गई, या झीलें हो गई, इनमें पृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है, क्या बच्चों, फ्रेश वाटर, ठीक है बच्चों। ओनली 1% है ये हमारा फ्रेश वाटर इसमें। तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो इसीलिए क्या है, अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। वाटर कैन नेदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है ना ही घटाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन मतलब कांस्टेंट। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसकी कुल मात्रा क्या होती है, स्थिर होती है, मतलब ना ही बढ़ा सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं बच्चों, घटा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन अ कांस्टेंट मोशन साइक्लिंग थ्रू द ओशन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन through the processes of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already known, is referred to as the water cycle. तो मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि इसकी प्रचुरता मतलब जो इसकी प्रचुरता
इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि ये वाष्पीकरण हो गया, मतलब एवोपरेशन हो सकता है, वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसे कि आप जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जल चक्र कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात बता दिए जाए तो अगर देखो बारिश होती है, बारिश का पानी ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड से सीधा कहाँ जाएगा बच्चों, महासागरों में जाएगा। वही महासागर का पानी ये गर्म होगा, धूप उसके किरणों उस पर लगेंगी तो वो गर्म होने के क्या बन जाएगा, वो भाप बन जाएगा। भाप बनने से फिर से बादल बन जाएंगे, फिर से बारिश होगी। तो ये ऐसा चलता रहता है प्रोसेस। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वाटर साइकिल कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Human use amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production। अब बच्चों यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में भी करता है। ठीक है बच्चों, पीने में ही नहीं करता, ये क्या करता है, धुलाई में भी इसका इस्तेमाल करता है, पानी का इस्तेमाल। जैसे कि अब हम क्या करते हैं कि बर्तन धोते हैं, नहाते हैं, कार वाड़ी, इसी से पानी से ही धोते हैं। आगे बढ़े। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वियर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेज। अब बच्चों यहाँ पर ये लिखा गया है कि वर्ण उत्पाद प्रक्रिया में भी कार्य करता है ये। ठीक है, मतलब जैसे कि जल कृषि हो गया, उद्योग हो गया, बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करना, मतलब जब डैम वैम बना देते हैं तो उससे हम क्या बच्चों करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो वो चीज़ करना, इन सब में क्या होता है बच्चों, यह प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution। तो मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल मतलब जो फ्रेश वाटर जो होते हैं, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या है। मतलब जो फ्रेश वाटर की जो कमी देखी जाती है, जो पीने योग्य पानी जो होता है उसकी जब कमी देखी जाती है, वो किसके कारण होता है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जनसंख्या हो गया, या भोजन हो गया, या नगदी फसलों की बढ़ती मांग हो गई, या बढ़ता नगरीकरण हो गया, और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है बच्चों, इन सभी की वजह से ये हमारी जो जल की आपूर्ति है वो कमी के मुख्य कारक बनते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो एक्टिविटी में इसमें दे रखा है, हमें एक्टिविटी दे रखी है। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूज अबाउट 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। अब इसके ये यूजेस हैं और इसने कितना लीटर पर पर्सन यूज़ करा, ये सारी चीज़ें। ड्रिंकिंग 3 लीटर, कुकिंग 4, बाथिंग 20, फ्लशिंग 40, वॉशिंग क्लॉथ्स 40, वॉशिंग यूटेंसिल 20, गार्डनिंग 23, और टोटल मिला के कितने हो गए बच्चों, 150 हो गए। ठीक है बच्चों, आप भी इस प्रकार से कहीं भी जैसे कि सड़कों पर भी पानी नहीं डाल देते हैं, वेस्टेज करते हैं पानी का भी, तो वो सब नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। अब इसमें बोला है कि जल उपलब्धता की समस्या क्या है, जल उपलब्धता की समस्या। देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। अब देखो बच्चों, ये हमने अभी ऊपर की लाइन में पढ़ा कि विश्व के कई प्रदेशों में जल की क्या है बच्चों, कमी है। अब जैसे कि अधिकांश, जैसे कि अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया, जैसे कि वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया हो गया हमारा,
दक्षिणी एशिया हो गया। अब पश्चिमी हमारा वेस्ट में पश्चिमी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। और इसके भाग भी हैं, उत्तर मतलब मैक्सिको हो गया, साउथ अमेरिका हो गया मतलब दक्षिणी अमेरिका हो गया, और अंटायर ऑस्ट्रेलिया, और संपूर्ण हमारा क्या हो गया बच्चों, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सब अलवणनीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं, मतलब फ्रेश वाटर इनको नहीं मिल पा रहा है इतना, और शॉर्टेज में मिल पा रहा है, ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो ये फेस कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट सस्पेटिबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कारसिटी। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। Thus, water shortage may be consequence of variance in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources। तो बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उनमें जल अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है, ठीक है। और इस प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है, अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। अगर हम अपना पानी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसमें भी वेस्टेज हो जाएंगे। अगर वही पानी है उसी में हम अपना मल मूत्र कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो उससे भी पानी क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्टामिनेशन हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा पानी, ठीक है। तो इससे भी बीमारियां फैलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। ऊपर वाली चीज़ समझ में आ गई होगी आई होप। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, कई देशों में क्या है बच्चों, पानी की कमी है, तो उसी के बारे में ये चीज़ बताई गई है। तो हमें पानी का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आखिर हम पानी का मतलब जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में ये, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। स्टेप हैव टू टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है, इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। अब इसके लिए, इस वाटर कंजर्वेशन के लिए एक कदम उठाना जरूर चाहिए। इवन though water is a renewable resources, its overuse and pollution make it unfit for use। अब इससे क्या हुआ कि संसाधन के मतलब ये यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, ये तो पता ही है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, एक नवीकरणीय संसाधन है। अगर आपको बच्चों ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में समझ में नहीं आया तो हमारी पहला जो हमारा चैप्टर 1 है उसको भी हमने कवर कर रखा है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आगे पढ़ाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये हमारा मतलब नवीकरणीय संसाधन है, और तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनयुक्त बना देता है, ठीक है बच्चों। अगर हमने इसका पानी का ज़्यादा से यूज़ करा, ओवर यूज़ करा, और इसमें हमने पोल्यूशन डाल दिया, मतलब गलत चीज़ें डाल दी, गार्बेज डाल दिया या कुछ भी सैवेज डाल दिया, तो इससे क्या होगा, पानी बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, अनफिट हो जाएगा। अब जैसे कि दिल्ली का ये यमुना नदी है, उसमें बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो फैक्ट्रीज़ होती है, जो भी सारा जो मटेरियल होता है, केमिकल्स होते हैं, वो यमुना नदी में बहा देते हैं। उससे यमुना नदी क्या हो गया बच्चों, बहुत ही ख़राब हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सैवेज एग्रीकल्चर chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants। इसमें क्या हुआ बच्चों, अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्त्राव जल के प्रमुख संदूषक होते हैं ये, ठीक है बच्चों। जैसे कि सैवेज हो गया, एग्रीकल्चर केमिकल्स हो गए, या इंडस्ट्रीज़ के हमारे वाटर बॉडीज़ हो गए, मतलब वेस्टेज सामान इसमें पानी में
डाल देते हैं, जिसके वजह से जो वाटर है वो कॉन्टामिनेट्स हो जाता है। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। इनमें इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। Most of these chemicals are non-biodegradable and reach human bodies through water। अब इससे क्या हुआ बच्चों कि जल क्या हमारा हो गया, खराब हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण है, मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो मतलब अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दिस एफ्लुएंट सुटेबल बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अगर मतलब जैसे कि मान के चलो कोई फैक्ट्री है, वो अपना केमिकल इसमें फेंक रही है, उससे को पहले फेंकने से पहले जो वाटर को ख़राब कर सकते हैं ऐसे केमिकल को उनको निकाल देना चाहिए, उनको छान देना चाहिए, और जो भी मतलब पानी को ख़राब ना करे वो डाल दो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट पानी को ख़राब नहीं होना चाहिए। यमुना नदी अभी देखो अभी बहुत गंदी हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं। सरकार उस पर सफाई करने के लिए भी कहीं ना कहीं कदम उठाती है, और अच्छी बात है, कदम उठाना भी चाहिए। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अब इसमें बच्चों यहाँ पर ये लिखा है, वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातल्य प्रवाह को क्या कर देते हैं, मंद कर देते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। अब अगला यहाँ पर क्या लिखा है, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। भूमिगत जल को क्या करते हैं बच्चों, पुनः पूरित कर देते हैं। अब आगे क्या लिखा है इसमें, द कैनल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन्ड टू मिनिमाइज लॉसेस बाय वाटर सीपेज। स्प्रिंकलर्स effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry region with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation। तो बच्चों यहाँ पर सिंपल सी बोला गया है कि जल संग्रह पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित इरिगेशन के लिए सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। अब रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर, अगर बच्चों एवोपरेशन अगर ज़्यादा है, मतलब एवोपरेशन की दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होगी। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि एवोपरेशन मतलब ड्राई एरिया है, ड्राई रीजन है, तो उसमें हाई रेट किसका होगा, एवोपरेशन का होगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल क्या सब्सटेंस होगा, ड्रिप एंड ट्रिकल सब्सटेंस का ज़्यादा इस्तेमाल होगा इरिगेशन में। मतलब हर एक पौधे के पास एक छोटा सा मतलब एक नल कूप होती है, मतलब ड्रिप का एक एक बूंद गिरती रहेगी, इससे क्या होगा, पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इससे पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये बहुत ही उपयोगी भी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। इसके अलावा मतलब ये तो कर सकते हैं, इसके अलावा आप भी कर सकते हैं, आप भी पानी का वेस्टेज बिल्कुल भी ना करिएगा। ठीक है बच्चों, जितना हो सके पानी को बचाइए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सिंपल से पहले इसकी हिंदी क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति एंड और वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन। ठीक है बच्चों, सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग ऑन एक्सिबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। स्कूल के बच्चे
हस्तशिल्प, मतलब हैंडीक्राफ्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प प्रदर्शन में घूम रहे थे। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब प्रदर्शनी जो आर्टिकल्स है, जो प्रदर्शनी की वस्तुएं हैं, देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। ठीक है बच्चों। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड, मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड, मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, दिस इज अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, हैंड बैग, ये एक सुंदर हैंड बैग है। यस इट इज मेड फ्रॉम जूट। अब उधर से मैडम बोलती हुई कहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, द टीचर सेड, मैडम कहती है, अध्यापिका ने कहा, हाँ ये जूट से बना है। डू यू सी दोज बास्केट, लैम्प, सेट्स एंड चेयर। अब यहाँ पर बोलती है, क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं। दोज आर मेड ऑफ कैन्स एंड बैम्बूज, वे बैंत और बांस की बनी है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थन ईस्टर्न humid region of India, bamboo grow in the plenty, bamboo grows in a plenty। अब बच्चों भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा की जाती है। ठीक है बच्चों। जैसी was excited to see a silk scarf, अब यहाँ पर जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। See this beautiful scarf, see this ब्यूटीफुल स्कार्फ, ये खूबसूरत स्कार्फ देखो, स्कार्फ देखो। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी ट्रीज। अब टीचर यहाँ पर बताती है, मतलब अध्यापिका ने यहाँ पर स्पष्ट किया, बताया बच्चों को कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। जो रेशम है वो किससे प्राप्त होता है बच्चों, रेशम कीटों से। ठीक है बच्चों, रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। जो सहतूत, जो मलबरी ट्री जिसे हम बोल रहे हैं, जो सहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इसीलिए बच्चों जो पेड़ है, जो प्लांट्स है, वो हमारी जिंदगी का ही एक पार्ट है। तो उसको अलग, मतलब उसको काटना वाटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर पेड़ है तो हम हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाई जाती है। किस किस में बच्चों, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और एटमोस्फीयर में ये सभी क्षेत्र ऐसे एक संकरे क्षेत्र में ही पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बायोस्फीयर हम कहते हैं। मतलब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जो नैरो जोन, जोन सा नैरो जोन जो कांटेक्ट में आए, किसके, लिथोस्फीयर के, हाइड्रोस्फीयर के और एटमोस्फीयर के, उन सभी को हम एक साथ क्या कहते हैं बच्चों, बायोस्फीयर कहते हैं, जिसे हम हिंदी में जैव मंडल। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम। तो इस जीवन आधारित तंत्र को ही हम बच्चों क्या कहते हैं, इकोसिस्टम, मतलब पारितंत्र कहते हैं। हिंदी में पारितंत्र, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, इकोसिस्टम। मतलब जहां पर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, एक तरह के लिविंग थिंग्स जब एक जगह रहते हैं और सरवाइव करते हैं, लाइफ सपोर्टिंग बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों, इकोसिस्टम कहते हैं। जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर भी इंक्लूड हो, कॉन्टैक्ट में आए। तो वेजिटेशन, आगे बढ़ते हैं। वेजिटेशन
एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज मतलब वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल, प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल। सो आगे पढ़ते हैं बच्चों। ये देखो बच्चों, ये हमारा सिल्क वॉर्म है, ये हमारा सिल्क वॉर्म है, ये हमारा कौन सा बच्चों, ये हमारा से मतलब जिसे हम कहते हैं ना सिल्क वॉर्म मतलब कीड़ा, ठीक है। इसी ये मलबरी ट्री के ऊपर ये बैठा हुआ है। आगे देखते हैं। Essentially for growing crops, act as shelter belts, help in shortage of underground water, give us fruit, nuts, latex, turpentine, oil, gum, medicinal plants, and also the paper that is so essentially for your studies। तो बच्चों यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जो पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं मतलब रहने के लिए जगह देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांसें लेते हैं, ठीक है बच्चों, जिससे हम सांसें लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं ये, ठीक है। आगे भी कुछ लिखा हुआ जैसे कि रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल देते हैं, लेटेक्स तारपिल का तेल देते हैं, गोंद देते हैं, यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स और टर्पेंटाइन ऑयल ये हमें देते हैं, ये तेल देते हैं, और तारपिल का तेल देते हैं। औषधियाँ मतलब मेडिसिन्स भी हमें इससे ही पौधों से मिलता है, और कागज भी प्रदान पौधों से ही होता है जो हमारे पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ कि देयर आर इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। अब बच्चों इसमें जो भी इतनी सारी जो चीज़ें बताई गई है इसमें आप और भी कुछ जोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये अनसंख्य है, इसका मतलब पौधों का अनसंख्य यूज है, आप इतना गिन भी नहीं सकते कि क्या क्या यूज इससे पौधों से बनता है क्या नहीं बनता, ठीक है बच्चों। तो आगे पढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप में आते हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। उनसे हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, खाल मिलती है, और उनसे ऊन भी हमें मिलता है। इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन pollination of flowers and have an important role to play as a decomposer in the ecosystem। अब इससे क्या होता है कि जैसे कि कीट जैसे कि मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है, और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। ये जो जैसे कि हनी है, हनी बीज जैसे कि हमारी जो बीज मच्छी है मतलब मधुमक्खी है बीज, ये हमारे फ्लावर्स में यह हेल्प भी करते हैं पोलिनेशन का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है हमारा पोलिनेशन का, ठीक है बच्चों। ये इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है। The birds feed on insect and act as a decomposer as well। अब यहाँ पर देखो बच्चों, पक्षी मतलब चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर होती है, ठीक है बच्चों, कीटों पर निर्भर होती है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। Vulture due to its ability to feed on dead livestock is a scavenger and consider a vital cleanser of the environment। So animal big or small all are integral to maintaining balance in the ecosystem। अब जैसे कि गिद्ध है, गिद्ध मृत जीवी जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा भी जाता है, ठीक है बच्चों। किसको? गिद्ध को, वल्चर को। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी इकोसिस्टम में मतलब पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं, मेंटेनिंग बैलेंस करने के लिए, ठीक है बच्चों, इकोसिस्टम को। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल फोकस करके समझिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन का। नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पति का वितरण,
क्या बच्चों? वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। तो आगे पढ़ते हैं। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स primarily ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्रिनली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। वनस्पति की वृद्धि, मतलब वनस्पति की वृद्धि जब ग्रोथ होती है मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करते हैं। किस पर बच्चों? एक तो टेम्परेचर पर और एक मॉइस्चर पर। हिंदी में बोला जाए तो तापमान और आर्द्रता। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। अब यहाँ पर बच्चों यह लिखा हुआ है कि विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जाता है। कितने बच्चों? 4। कौन कौन से हैं बच्चों यहाँ इसमें? जैसे कि वन हो गया, घास हो गया, स्थल हो गया, गुल्म हो गया और टुंड्रा हो गया। जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड मतलब घास स्थल हो गया, स्क्रब्स हो गया और टुंड्रा हो गया। 4 वर्गों में बांटा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल यूज ट्रीज में थ्रिव। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है वहीं पर ये भी पेड़ पाए जाते हैं। एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूसेस। अब बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। मतलब अगर मॉइस्चर कम होगा, मॉइस्चर क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज होगा, तो उसका पेड़ का जो साइज है वो भी क्या होने लग जाएगा बच्चों? रिड्यूस होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। शॉर्ट स्टंटेड trees and grasses grow in the region of moderate rainfall forming the grasslands of the world। बच्चों इसमें यह बोला गया है कि यहाँ पर सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं। ठीक है बच्चों। थोर्नी shrubs and Thorny shrubs and scrubs grow in dry areas of low rainfall। इसमें बच्चों बोला है कि कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। अब जैसे कि रेगिस्तान में मान लो कि वहाँ पर कंटीले झाड़ियां भी उगती हैं। कंटीले जैसे कि कैक्टस हो गया, ये इन सब भी ये वहाँ पर उगते जहाँ पर कम वर्षा होती है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रो ट्रांसपिरेशन। मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें क्या होती है बच्चों? गहरी होती है। जो जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है तो उन क्षेत्रों में जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत ही गहरी होती है। वाष्प उत्सर्जन से, मतलब इसमें बोला है ट्रांसपिरेशन, वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। ठीक है बच्चों। कौन सी सतह होती है? एक तो मतलब वैक्सी सरफेस होती है इसकी। ठीक है, मॉइस्चर को कम करने के लिए। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मोसिस एंड लाइचेन्स। मतलब यहाँ पर लाइकेन बोला है, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों शीत द्रव्य प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मोस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। क्या बच्चों? मोसिस एंड लाइकेन्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। Today there are many more people in the world than there were 2 centuries back. To feed the growing numbers, large areas of forest have been cleared to grow crops. Forest covers all over the world is vanishing rapidly. There is an urgent need to conserve these valuable resources. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला गया कि पिछले दो शताब्दियों में मतलब शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए मतलब ग्रो क्रॉप्स के लिए
के लिए वनों के विशाल क्षेत्र से वृक्ष काट दिए गए हैं और विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। ठीक है बच्चों, इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, हमें पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए, यही बताया गया है इस लाइन में। हमें कंजर्व करके रखना चाहिए वैल्यूएबल रिसोर्सेज को। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। ये चित्र आप देख लीजिएगा, ये चित्र हमारा पाइथन का है, पाइथन इन अ फॉरेस्ट। ये जो वन में अजगर है ये, ठीक है बच्चों, अजगर यहाँ पर बैठा हुआ है, वनों में रेंग रहा है। आगे पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो हमने अभी बताया कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, प्राकृतिक वनस्पति, और वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वन्य जीवन, और कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण। तो यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। वन हमारी क्या है बच्चों, संपदा है, मतलब संपदा है, मतलब वेल्थ है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। पौधे जंतुओं का आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित, मतलब अनुरक्षित रखते हैं, इकोसिस्टम को भी बनाए रखते हैं। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन काज दैट लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। अगर मतलब मेनली जो ये इकोसिस्टम जो बर्बाद हो रहा है, जो नेचुरल सिस्टम बर्बाद हो रहा है, नेचुरल जो हमारा जो क्लाइमेट है वो चीज़ से हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, ह्यूमंस के कारण हो रही है। मैनी स्पेसीज हैव बिकम्स वैल्यूनरेबल और एंडर्स्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन। तो यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटपन्न है और कुछ क्या हो चुकी है बच्चों, लुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है बच्चों, लुप्त हो चुकी है। मतलब कहीं ऐसे देखते हैं जैसे कि पहले गोरैया पक्षी हुआ करती थी बहुत तादाद में, अब वो बहुत ही कम हो चुकी है। ठीक है बच्चों, लुप्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunamis, and landslide are some of the human and natural factors which accelerate the process of extinction of these resources. यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूसंकलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पार्टिकल स्पेसीज। बच्चों इसमें यह बोला गया कि आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकारी शिकार करने की संख्या का बढ़ना। मतलब जंगलों में जाके शिकार क्या करते हैं, शिकारी जो होते हैं वो जानवरों को मारते हैं, ये चीज़ ये भी बढ़ रही है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। द एनिमल आर पोज्ड फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। अब बच्चों ये जो शिकारी हैं ये क्या करते हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या है तेजी में क्या हो रही है बच्चों, कमी आ रही है। जैसे कि पशु के क्या ले लेते हैं, खाल हो जाते हैं, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकारी शिकार किया गया है। Some of these animals are tigers, lions, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow। आगे बढ़ते हैं बच्चों। Leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. अब बच्चों इसमें यह बोला गया है कि जैसे कि गैर कानूनी व्यापार के लिए जो शिकारी होते हैं वो जानवरों को मार देते हैं और उनसे खाल हो जाते हैं, चमड़ा हो जाता है, नाखून हो जाते हैं, दांत हो जाते हैं, सींग हो जाते हैं, ये सारे निकाल लेते हैं। इनमें से कुछ जंतु हैं जैसे कि हमारे कौन कौन से जंतु अभी बताए थे हमने, चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक हो गया, मगरमच्छ हो गया, या दरियाई घोड़ा हो गया, या तेंदुआ हो गया, या शुतुरमुर्ग हो गया, या पिकॉक हो गया, मतलब जैसे कि मोर हो गया। ठीक है बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, इनका हमें संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बच्चों इसमें यह बोला गया कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। Conservation of creeks, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion. संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसमें। There is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, अगर मान के चलो कि पेड़ों को नहीं काटा जाए तो संतुलन बना रहेगा। ठीक है बच्चों, वो फिर कमी नहीं आएगी। या जानवरों को नहीं मारेंगे तो संतुलन बना रहेगा, कोई जानवर लुप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, गायब नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल habitats of many species due to indiscriminate killings. Several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction. यहाँ पर बच्चों ये बोला गया है कि यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है बच्चों, विलुप्त होने के क्या है बच्चों, ये कगार पर हैं। आगे बढ़ते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव should be encouraged at the regional and community level. School children should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species. अब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहन करना चाहिए। अब स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। Many countries have passed law against the trade as well as killing of birds and animals. In India, killing lions, tigers, deers, great Indian bustard and peacock is illegal. यहाँ पर बच्चों बोला गया कि बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना भी क्या है बच्चों, अवैध है, मतलब इल्लीगल है। आगे पढ़ते हैं। An international convention cities has been established that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. Conservation of plant and animal is an ethical duty of every citizen. एक इसमें बच्चों इसमें बोला गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी मतलब क्या है इसमें, CITES cities मतलब द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई थी इंटरनेशनल कन्वेंशन में। ठीक है बच्चों, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। इन सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई व्यापार नहीं कर सकता। क्या कर दिया बच्चों, प्रोहिबिटेड कर दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है बच्चों, प्रतिबंध लगा दिया। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है बच्चों, मतलब जो ह्यूमन का क्या राइट है, प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व करके उनको बचा कर रखना हर एक सिटीजन का ये हक है। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये जो चैप्टर था यहीं तक फिनिश हो चुका है हमारा। हमने पूरे इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझा।
और आई होप आपको भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, कहीं भी दिक्कत हो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हमें ज़रूर फीडबैक दे दीजिएगा कि हमने आपको कैसे समझाया और आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है ज़रूर कमेंट करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले नए चैप्टर में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और ज़रूर चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देना। चलिए जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद।